सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे कैपिटल गेन। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा था हमने। तो यार देखो, सबसे पहले हमने चालू किया था चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन का, जिसमें हम पढ़े थे कि प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल इन द हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो प्रीवियस ईयर में कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर किया हो और उसके ऊपर प्रॉफिट और गेन, तो ये प्रॉफिट और गेन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो कोई भी प्रकार का प्रॉफिट और गेन हुआ कैपिटल असेट ट्रांसफर करके, तो हम इसको कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे। उसके बाद में हमने कैपिटल असेट का डेफिनेशन पढ़ा था कि कैपिटल असेट में क्या क्या आता है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड विच इज हेल्ड बाय द असेसी वेदर इट इज कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। मतलब सारी प्रकार की प्रॉपर्टी जो है, सारी प्रकार की प्रॉपर्टी ये अपने कैपिटल असेट के डेफिनेशन में आती है। पर इसमें अपन स्टॉक इन ट्रेड नहीं लेंगे एक तो, उसके बाद में मूवेबल पर्सनल इफेक्ट नहीं लेंगे, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं लेंगे और स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं लेंगे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में। उसके बाद हम पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शंस पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा था ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो ये पर्सनल इफेक्ट है, ये पर्सनल इफेक्ट है, पर इसको कैपिटल असेट बोला जाएगा, उसके बाद में हम बात किए थे जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो इन्होंने कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी हेल्ड करके रखी होंगी एज पर द रेगुलेशन ऑफ सेबी, तो इनको भी हम कैपिटल असेट मानेंगे। इनका स्टॉक इन ट्रेड है, फिर भी अपन डेफिनेशन के हिसाब से इनके जो स्टॉक होते हैं, इनकी जो सिक्योरिटीज होती है, इनको हम कैपिटल असेट मानेंगे। उसके बाद में यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी जो यूलिप, तो वो 2-2.5 लाख से ऊपर अगर कोई भी अमाउंट है तो उसको हम कैपिटल गेन मानते हैं। उसके बाद हम आए थे कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो अपनी कैपिटल असेट नहीं मानेंगे अपन रूरल एग्रीकल्चर लैंड को। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल असेट होगा। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपन कौन सी मानेंगे, तो उसके लिए हम म्यूनिसिपालिटी का कंटोनमेंट एरिया का अपन पॉपुलेशन चेक करें, कंटोनमेंट एरिया का पॉपुलेशन चेक करेंगे। तो पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा रहा, पर 1 लाख तक रहा, तो म्यूनिसिपल की जो लिमिट है, म्यूनिसिपल एरिया, उससे अपन 2 किलोमीटर तक का एरिया लेंगे। उसके अंदर 2 किलोमीटर के अंदर और म्यूनिसिपल जोन के अंदर कोई भी अगर लैंड होगी तो उनको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। अगर पॉपुलेशन जो है 1 लाख से ऊपर जा रही है पर 10 लाख तक है, म्यूनिसिपालिटी की जो पॉपुलेशन है अगर वो 1 लाख से ज्यादा है पर 10 लाख तक है, तो हम 6 किलोमीटर का एरिया लेंगे और म्यूनिसिपालिटी की जोन से 6 किलोमीटर तक जाएंगे और 6 किलोमीटर से अंदर जो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उनको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हम बोलेंगे। उसके बाद में अगर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है म्यूनिसिपालिटी का, तो अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है तो अपन 8 किलोमीटर का एरिया लेंगे। 8 किलोमीटर के अंदर जो भी लैंड है उनको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। उसके बाद हम आए थे एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड, तो उसको हम हमेशा कैपिटल एसेट मानेंगे। फिर वो वहाँ की कंट्री से रूरल हो, वहाँ की कंट्री में अर्बन हो, उसका कुछ भी लेन देना नहीं, उनको हम ऑलवेज कैपिटल एसेट मानेंगे। उसके बाद हम आए थे ट्रांसफर की डेफिनेशन है, जिसमें हमने पढ़ा था सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, कंपल्सरी एक्विजिशन under any law, conversion of capital asset into stock in trade, maturity और redemption of zero coupon bond। उसके बाद में possession of immovable property अगर ट्रांसफर हो रही होंगी, अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, पोजेशन ट्रांसफर किया होगा और पोजेशन के बाद उसका एग्रीमेंट बचा होगा, फिर भी हम उसको ट्रांसफर मान लेंगे। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कोई और कर रहा है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन और उसका जो ओनर है वो चेंज हो गया कोई ट्रांजैक्शन की वजह से, उसको भी हम ट्रांसफर मानेंगे। उसके बाद में हम आए थे कि ट्रांसफर नहीं मानता, ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर लगेगा आपको, पर कैपिटल गेन के लिए इनको ट्रांसफर नहीं मानना, तो सबसे पहले हम आए थे एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF। तो HUF का कोई भी पार्टीशन हो तो उनमें जो कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई उनको हम ट्रांजैक्शन मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे, पर कैपिटल गेन वहां पे नहीं अराइज होगा। उसके बाद में कैपिटल एसेट अगर गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में आई होंगी तो भी हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे कैपिटल गेन के पर्पज के लिए। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को और सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, इंडियन कंपनी होना तो उनको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में अमलगमेशन डी मर्जर के केस में कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे कैपिटल गेन के पर्पज के लिए। अमलगमेशन डी मर्जर में कोई शेयर्स का एक्सचेंज हुआ तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में
गवर्नमेंट से सिक्योरिटी अगर नॉन रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को बेची गई तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में अपना गोल्ड जो है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और अगर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट गोल्ड में कन्वर्ट की इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में बॉन्ड डिवेंचर डिपॉजिट्स अगर शेयर्स और डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में अगर कोई भी असेट ट्रांसफर हो गया है तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और स्पेसिफिक असेट इसमें जो हिस्टोरिकल असेट अगर कुछ मिले और वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो गए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो उनको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद हम आए थे कैपिटल असेट के ऊपर। कैपिटल असेट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म हो सकता है, एक तो शॉर्ट टर्म हो सकता है। ये किस बेसिस पे डिपेंड होता है? पीएच के बेसिस पे, पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने के लिए अपने को पहले असेट का नेचर देखना पड़ेगा। असेट कौन सा असेट है अपने पास, तो उसमें अगर लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड ऑफ इक्विटी, अनलिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। तो अगर ये 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखे होंगे तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम, 12 महीने और 12 महीने से कम होल्ड करके रखे होंगे तो इसको हम शॉर्ट टर्म मानेंगे। उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग अगर 24 मंथ से ज्यादा अगर होल्ड करके रखे होंगे तो इनको हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। 24 मंथ से कम या फिर 24 मंथ तक हमने होल्ड करके रखा होगा तो इनको शॉर्ट टर्म मानेंगे। उसके बाद में अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर और अदर कैपिटल असेट अगर 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखे होंगे तो हम इसको लॉन्ग टर्म मानेंगे। 36 मंथ से कम या फिर 36 मंथ तक भी होल्ड करके रखा होगा तो इनको हम शॉर्ट टर्म मानेंगे। उसके बाद में पीरियड ऑफ होल्डिंग, अलग अलग केस में अपन ने पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा कि कौन से केस में क्या क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है। उसके बाद हम आए थे एक पॉइंट पढ़ा था हमने कि स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, जो पॉइंट आज हमें कवर कर लेंगे अगर पॉसिबल हुआ था। स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिवेंचर्स कोई भी रहा तो इनको हम हमेशा शॉर्ट टर्म मानेंगे, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मानेंगे, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मानेंगे। तो इन केस में स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिवेंचर, इनके केस में अपने को पीएच नहीं देखने का, पीरियड ऑफ होल्डिंग कोई भी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि इनका नेचर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानने को बोला है। उसके बाद में हम आए थे फॉर्मेट में जिसमें हमने पढ़ा था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये आ जाएगा अपना नेट सेल कंसिडरेशन, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उसके बाद में कुछ कैपिटल गेन के एग्जम्पशन से तो अपन माइनस कर देंगे। उसके बाद में आ जाएगा अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल चार्जेबल टू टैक्स। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल में अपना बस दो चेंज हुआ था जिसमें हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर करने के बाद नेट कंसिडरेशन आ जाएगा और नेट कंसिडरेशन में से हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपन माइनस कर देंगे और अपना कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके बाद में कुछ कैपिटल गेन के एग्जम्पशन अपन माइनस कर देंगे तो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा। उसके बाद में हम आए थे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जिसमें हम अगर कैश में मिल रहा होगा तो वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। अगर वो काइंड में मिला तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू चेक करना पड़ेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग देखा था हमने, अपने को यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना पड़ेगा और एक्चुअल कंसिडरेशन देखना पड़ेगा। एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% कर लेने का और उसके बाद में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से कम है तो अपन एक्चुअल कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। उसके बाद में एक्चुअल कंसिडरेशन अपना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर ज्यादा है तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। अगर केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फाइंड करने का केस जो है एओ को रेफर किया और एओ ने बाद में वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया तो वहां पे अब दो स्टैम्प ड्यूटी आ जाएंगी। तो एक वैल्यूएशन ऑफिसर वाला स्टैम्प ड्यूटी आएगा और अपना जो ओरिजिनल गवर्नमेंट का वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाएगा। तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, जो गवर्नमेंट ने दिया है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फाइनल कर देंगे। अगर वीओ ने दिया हुआ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है बट एक्चुअल कंसिडरेशन से एक्सीड कर रहा है, तो अपन वीओ ने दिया हुआ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। उसके बाद में वीओ ने दिया हुआ वैल्यू अगर एक्चुअल कंसिडरेशन से भी कम है तो अपन एक्चुअल कंसिडरेशन अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। उसके बाद में हम आए थे, ये इधर का कट गया थोड़ा, चलो ये कौन सा पॉइंट था, हाँ, अगर कोई भी एग्रीमेंट और ट्रांसफर का डेट अलग अलग होगा, एग्रीमेंट और ट्रांसफर का डेट अलग अलग होगा तो अपने को देखना पड़ेगा कि जो कंसिडरेशन है वो फुल्ली और पार्टली अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस से थ्रू आया होगा तो अपने को एसडीवी एग्रीमेंट के डेट का देना है। एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने को एग्रीमेंट के
डेट ऑफ एग्रीमेंट का कंसिडर करना है। अगर कोई भी पार्ट कंसिडरेशन और होल कंसिडरेशन से ये मोड से नहीं आया अकाउंटेंसी ड्राफ्ट ईसीएस, तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ ट्रांसफर का लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ ट्रांसफर का लेना है। उसके बाद हम आए थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, ये हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, उसमें के कुछ पॉइंट बचे थे अपने। तो देखो यहाँ तक पढ़ने को अपने 10 मिनट में अच्छा रिवीजन हो गया अपना। तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो। तो देखो अपन आए थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, उसमें अगर प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले खरीदी की होंगी, 1/4/2001 के पहले, तो अपने को देखना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर अपने को लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1/4/2001 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ये ज्यादा नहीं जाना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में अगर 1/4/2001 के बाद अगर कोई भी एसेट प्रॉपर्टी परचेस किया होगा तो एक्चुअल कॉस्ट अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। उसके बाद में शेयर्स प्रॉपर्टी विल गिफ्ट और सक्सेशन इनहेरिटेंस में मिली होंगी तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर मानेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। मतलब मेरे पापा ने मेरे को कुछ गिफ्ट दिया है और मैं वो कैपिटल एसेट किसी दूसरे पर्सन को बेच रहा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो पापा का है, जो पापा का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अपने को चेक करना पड़ेगा। अब वहां पे अगर फिर से 1/4/2001 के पहले प्रॉपर्टी ली तो ऊपर की कंडीशन आएगी, 1/4/2001 के बाद अगर प्रॉपर्टी ली तो नीचे की कंडीशन आएगी पापा के लिए। उसके बाद में अपन ने शेयर्स के केस में देखा था, शेयर्स अगर परचेस कर ली तो एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे। शेयर्स अगर 1/4/2001 से पहले परचेस किए होंगे तो फिर से अपन फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर लेंगे। अब यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि शेयर्स के ऊपर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं आता, तो फेयर मार्केट वैल्यू अपने को लेना पड़ेगा और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा। उसके बाद में स्वेट इक्विटी शेयर, तो फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन अपन ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू अपन कंसीडर करेंगे। उसके बाद में बोनस शेयर एक्वायर 1/4/2001 से पहले अगर बोनस शेयर्स एक्वायर करके रखा होगा तो अपन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 देखेंगे। उसके बाद में 1/4/2001 के बाद अगर बोनस इशू होगा तो उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन नील मानेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 1/4/2001 के बाद कोई भी बोनस इशू हुआ होगा, बोनस शेयर्स मिले होंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन नील मानेंगे। उसके बाद में बोनस शेयर अगर बिफोर 1/2/2018 के पहले और उस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अगर पेड करके रखा होगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोअर और इन दोनों में से हायर लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 1/31/2018 का और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन विच इज लोअर लेना पड़ेगा। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 1/4/2001 के बाद अगर बोनस मिला होगा तो नील आ जाएगा और फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा अगर 1/4/2001 के पहले मिला होगा तो देखो ये हो गया। उसके बाद हम आए थे इक्विटी शेयर्स, ये थोड़ा रफ कर लेता मैं। इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसपे 112A एप्लीकेबल है अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो अगर ये बिफोर 1 Feb 2018 से पहले एक्वायर किया होगा तो सेम कंडीशन आएगी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो इसमें से लोअर लेंगे और उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से अपन कंपेयर करेंगे और विच एवर इज हायर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पूरा का पूरा एकदम डिटेल में खोल के अपन गए थे अंदर, एक एक कंसेप्ट खोल के अपन अंदर घुस गए थे और पूरा अपन ने समझ लिया था। उसके बाद में अब अपन पढ़ने वाले हैं राइट शेयर्स। तो कोई भी कंपनी राइट इशू किया, कोई भी कंपनी ने अगर राइट इशू किया तो अपन जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं कंपनी को, कोई भी कंपनी ने अगर टाटा ने अगर राइट शेयर एक्वायर इशू किया और मेरे पास राइट है शेयर्स परचेज करने का राइट है, मेरे पास राइट आ गया तो मैं पैसे देके इनसे राइट शेयर परचेज कर लूंगा, पैसे देके इनसे राइट शेयर्स परचेज कर लूंगा। तो मैंने जो भी अमाउंट पे किया है यहाँ पे, जो भी अमाउंट मैंने पे किया है यहाँ पे, ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, बट अगर देखो अगर ये एंटाइटलमेंट है ना रिनाउंस हुआ है और या फिर अपने को यहाँ पे देखो राइट शेयर्स विच इज परचेज फ्रॉम द मतलब दूसरे पर्सन से एक्वायर किया, तो ये कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं अपन।
तो देखो ये रिनाउंस एग्जाम्पल ले रहे थे अपन, रिनाउंस देखो, अगर आ गया अपना एग्जाम्पल ये, अगर ये टाटा ने राइट शेयर इशू किया, राइट शेयर अनाउंस किया, राइट शेयर्स अनाउंस किया, और मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है शेयर्स लेने में, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मेरे को ये शेयर्स लेने में, तो मैं क्या कर देता, किसी दूसरे पर्सन को, समझो छोटू को ये शेयर्स रिनाउंस कर देता, उसको ट्रांसफर कर देता पूरे राइट। तो ये राइट इसको, राइट शेयर्स इसको मिल जाएंगे पूरे के पूरे, राइट शेयर इसको मिल जाएंगे। इसने कोई भी अमाउंट पे किया क्या? नहीं, इसने कोई भी अमाउंट पे किया क्या? इसको नहीं। जो लैप्स हो जाते हैं, लैप्स नहीं होते इस केस में, अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं लेने में, तो ये राइट कोई और ले लेता है, ये राइट कोई और को ट्रांसफर कर देता हूं मैं। तो इस केस में देखो, इस केस में कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, इसमें कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं हुआ, पर उसने कोई अमाउंट पे किया बाई चांस, उसने अगर कोई भी अमाउंट पे किया तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। उसके बाद में राइट शेयर विच आर परचेज बाय द पर्सन इन हुज फेवर द असेसी रिनाउंस द राइट टू एंटाइटलमेंट। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये छोटू, अच्छा ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं अपन। देखो ये छोटू अपना, तो देखो राइट शेयर मेरे को मिलने वाला था, पहले राइट शेयर मेरे को मिलने वाला था। अब मैं क्या कर दिया कि छोटू को बोला, छोटू ये देख, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है शेयर लेने में, पर तेरे को पैसा देना पड़ेगा। कोई भी शेयर्स, राइट शेयर लेने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, पर तेरे को पैसा देना पड़ेगा। अब देखो, अगर ये समझो मार्केट वैल्यू शेयर की 150 रुपये, मार्केट वैल्यू शेयर्स की 150 रुपये, और मेरे को राइट इशू जो सब्सक्राइब करने पर, राइट इशू सब्सक्राइब करने का मेरे को 60 रुपये तो देनी है, मेरे को 60 रुपये देने हैं। राइट इशू सब्सक्राइब करने के लिए मेरे को 60 रुपये देने हैं। तो मैं छोटू को क्या बोलूँगा, छोटू तू मेरे से राइट इशू ले ले, तू मेरे से राइट इशू ले ले, और छोटू को बोलूँगा तू मेरे को 80 रुपये दे। अब यहाँ पे छोटू का क्या फ़ायदा हुआ, देखो मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है 150, अगर मैं 60 में लेता तो 150 में बेचता तो ये मेरा फायदा होता। पर छोटू को क्या फायदा हुआ, उसको एक शेयर अगर मार्केट से लेता हो तो 150 में जाता, यहाँ पे उसको 80 में एक शेयर मिल जाता, 80 में एक शेयर मिल जाता। तो राइट इशू में अगर मैंने रिनाउंस कर दिया राइट और उसने कोई भी पैसा नहीं दिया, अगर मैंने रिनाउंस कर दिया राइट और उसने कोई भी पैसा नहीं दिया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अपना नील हो जाएगा। पर उसने अगर पैसा दिया तो देखो यहाँ पे उसको 80 रुपए, मतलब इसको देखो 80 में से 60 तो कंपनी को जाएंगे, 60 तो कंपनी को जाएंगे, और 20 रुपए इसको जाएंगे, 20 रुपए इसको जाएंगे, क्योंकि एसके को अगर मुझे ये शेयर सब्सक्राइब करना रहा तो मैं 60 रुपए तो दूंगा ही ना, कंपनी वालों को 60 रुपए तो दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, छोटू को दे रहा, छोटू तू ले 80 रुपए में एक शेयर ले, तो 80 में से 60 रुपए तो कंपनी को चला जाएंगे, पर 20 रुपए जो है 20 रुपए मेरे को आ जाएंगे। तो छोटू को एक शेयर पड़ा 80 रुपए का, और मार्केट में जिसका वैल्यू चल रहा है 150 रुपए, तो छोटू का तो फायदा है, इसमें मेरा भी फायदा है, छोटू का भी फायदा है। मेरे को शेयर्स इंटरेस्ट ही नहीं था वो शेयर लेने में, राइट इशू सब्सक्राइब करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, फिर भी मैं छोटू को क्या बोल दिया, तू 80 रुपए में ले ले, 20 रुपए मेरे जेब में आएगा और 60 रुपए तू कंपनी वालों को दे दे। तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक तो 60 रुपए जो कंपनी को दिए वो, और 20 रुपए जो मुझे दिए वो, तो दोनों मिला के इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 80 रुपए। और इसने अगर मार्केट में बेच दिया 150 रुपए में, तो इसका फायदा ही हो गया यहाँ पे, इसका फायदा ही हो गया यहाँ पे 70 रुपए का। तो देखो यहाँ पे अगर रिनाउंस हो गया राइट इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, तो परचेज प्राइस पेड टू रिनाउंस ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। तो देखो जो भी मुझे उसने पैसा दिया, 20 रुपए मुझे दिया, इस केस में 20 रुपए मुझे दिया, और अमाउंट पेड टू कंपनी, तो इधर 60 रुपए कंपनी को दिया और 20 रुपए मेरे को दिया। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया उसका 80, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया उसका 80 रुपए। तो देखो इस केस में अगर उसने पैसे नहीं दिए, फेवर असेसी इन फेवर ऑफ पर्सन में अगर कोई भी पैसे नहीं दिए, मतलब मैंने पूरे पैसे दे दिए और राइट इशू उन्होंने इशू कर दिया, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आ जाएगा। पर अगर रिनाउंस कर दिया राइट और उसके बदले में मैंने पैसे लिए और कंपनी वालों को भी पैसे देने पड़े, तो देखो 60 रुपए इधर कंपनी को जा रहे, 20 रुपए मेरे को आ रहे, तो 80 रुपए इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया, 80 रुपए इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया। समझा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। अगर राइट रिनाउंस हो गया और उसने कंपनी को वालों को भी पैसे दिए, कंपनी को भी पैसे दिए और मुझे भी, मतलब जो राइट जिसका राइट था उसको भी पैसे दिए, तो दोनों मिला के उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, दोनों मिला के उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, जो कंपनी को दिए वो भी और जो
उसने वो प्रीवियस ओनर को दिए, जो राइट इशू वाला है उसको भी दिए, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आ जाएगा। समझाऊंगा ये पॉइंट। अब आगे बढ़ते थे। अब देखो, मैं एसके बोलूँ, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास बिल्डिंग है, यहाँ पे लैंड है इसका। तो ये बिल्डिंग मैंने गोलू को बेचने का सोच दिया, ये बिल्डिंग मैंने गोलू को बेचने के लिए सोच लिया, और इसके बदले में ये अब मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस वाला है बिल्डिंग, ये मेरा बिजनेस वाला बिल्डिंग है। तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, और मैंने ये बिल्डिंग गोलू को बेचने को निकाला, और गोलू भी तैयार हो गए बिल्डिंग परचेस करने को। अब अगर मैं डायरेक्ट बिल्डिंग बेच देता, अगर मैं डायरेक्ट बिल्डिंग बेच देता, तो इसका जो बेचने का इरादा था मेरा, समझो 100 रुपये में, 100 रुपये में ये बिल्डिंग मैं गोलू को बेच देता था, 100 रुपये में ये बिल्डिंग गोलू को बेच देता था। अगर मैंने 100 रुपये में गोलू को बेच दिया बिल्डिंग, 100 रुपये अगर गोलू को बेच दिया बिल्डिंग, तो मेरे को इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना पड़ेगा, 100 रुपये के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी पे। अब मैंने गोलू को क्या स्कीम दी, ये देख, 100 रुपये में अगर मैं तेरे को बेचता तो मेरे को 100 रुपये पे कैपिटल गेन आ जाता, 100 रुपये कैपिटल गेन आ जाता। तो मैं क्या करता गोलू को, गोलू ये देख, तू क्या कर, इसको 100 रुपये में ही ले, पर जो 95 रुपीज़ है ना, ये मैं गुडविल के हिस्से लेता, 95 मेरे गुडविल का लेता, और जो 5 है वो बिल्डिंग के लिए दे। तू 5 रुपये तो बिल्डिंग के लिए दे, और गुडविल के लिए 95 रुपीज़ दे। अब यहाँ मेरा क्या फायदा हो गया, मैं कैपिटल गेन टैक्स, मैं क्या बोलूँगा, ये बिल्डिंग के लिए मैंने कितने रुपए लिए, बिल्डिंग के लिए 5 रुपये लिए ना, तो मैं कैपिटल गेन टैक्स पे कितने भी पे करूँगा, 5 रुपये पे। मेरा फायदा हो गया, मेरा फायदा हो गया। यहाँ पे मेरे 95 रुपये मेरे खींच लिए मैंने फुकट के, जिसके ऊपर मैं कोई भी टैक्स पे नहीं करूँगा, कोई भी टैक्स पे नहीं करूँगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलते था, अब तूने सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड ट्रेडमार्क, अगर कोई भी ऐसा इंटेंजिबल असेट सेल्फ जनरेट किया, इंटेंजिबल असेट मैंने सेल्फ जनरेट किया, यहाँ पे गुडविल मैंने सेल्फ जनरेट किया, गुडविल मैंने सेल्फ जनरेट किया। ये बिल्डिंग बेच रहा था मैं, बिजनेस वाले बिल्डिंग था मेरा, और उसका अच्छे लोकेशन में था, तो गुडविल के लिए पैसे ले लिया उससे फुहट के, और उससे मैंने 100 रुपये ले लिया, और 5 रुपये पे ही टैक्स भर दिया। तो ये बात अवॉइड करने के लिए, ये जो टैक्स प्लानिंग है ये कैंसिल करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल रहा, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा नील मानना। कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल रहा तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा नील मानने का। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट मतलब यहाँ पे राइट टू यूज होता है, राइट टू यूज असेट, या फिर कोई भी समझो अभी कौन सा डेडपुल वाला पिक्चर आया, तो डेडपुल के अगर मैं स्टिकर बना रहा हूँ और मैं बेच रहा हूँ, तो ये राइट यूज़ कर रहा हूँ, मैं डेडपुल के स्टिकर बनाने का राइट है मेरे पास, कि मैं यूज़ कर सकता हूँ डेडपुल का साइन। मार्वल वालों के पास इसका पूरा राइट है कि मैं वो मेरे से पैसे वसूल करे, क्योंकि ये उनका कैरेक्टर है। अब तो इसके वजह से जो सेल्फ जनरेटेड होता है, सेल्फ जनरेटेड होता है। अगर अब मार्वल वालों ने डेडपुल वाला कैरेक्टर तो परचेज किया होगा, या स्पाइडरमैन वाला कैरेक्टर उन्होंने सोनी से परचेज किया है, तो उनके लिए ये सेल्फ जनरेटेड नहीं है। अब स्पाइडरमैन वो कोई टेंजिबल एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट हो गया है मार्वल वालों के लिए, इंटेंजिबल एसेट है मार्वल वालों के लिए, वो कैरेक्टर है बस मूवी के लिए। तो उन्होंने सोनी वालों से परचेस किया, अगर कोई कैरेक्टर सोनी वालों से परचेस किया तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए। पर बाय चांस उन्होंने जो आयरन मैन है, वो आयरन मैन उनका खुद का होगा, पता नहीं मेरे को उनका है या नहीं, पर आयरन मैन उन्होंने खुद बनाया होगा, मार्वल वालों ने समझो आयरन मैन खुद बनाया होगा, तो आयरन मैन उनका सेल्फ जनरेटेड है। तो सेल्फ जनरेटेड अगर गुडविल रहा, सेल्फ जनरेटेड अगर इंटेंजिबल एसेट रहा, तो उसका कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं पकड़ने का, अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील पकड़ने का। पर उन्होंने मार्वल वालों ने परचेस कर लिया, मार्वल वालों ने स्पाइडरमैन परचेस कर लिया सोनी वालों से, तो यहाँ पे उनका परचेस कॉस्ट आ जाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेस कॉस्ट आ जाएगा उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर ये डिप्रिसिएशन क्लेम कर रही है कोई भी एसेट के ऊपर, तो यार परचेस प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन अपन माइनस कर लेंगे और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, परचेस प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। तो ये नॉर्मल बात है, बस इतना याद रखो कि जो सेल्फ जनरेटेड उसको नेल पकड़ने का। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट,
कोई भी प्रकार का इंटेंजिबल कोई भी रहा तो सेल्फ जनरेटेड रहा तो नील पकड़ने का, सेल्फ जनरेटेड रहा तो नील पकड़ने का। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो अपन ने ये देखा था कि फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, इसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे कैपिटल गेन के पर्पज के लिए। देखो ये सारा हो गया अपना, ये हो गया पॉइंट अपना कंप्लीट यहाँ पे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखो ये क्या हो रहा था, मैंने एक लैंड परचेज कर ली थी 2005 में, ये लैंड, और उसके ऊपर मैंने 2018 में बिल्डिंग बना ली। 2018 में मैंने एक बिल्डिंग बना ली और मैं 2023-24 में ये बेच दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो लैंड है ना, ये पॉइंट मैंने शायद एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे जो लैंड है, ये जो लैंड है इसको हम लॉन्ग टर्म मानेंगे, और ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है, अगर 2018 हो गया 2021 कर लेते, यहाँ पे 22 कर लेते, मतलब शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो शॉर्ट टर्म आएगा और जो लैंड है वो अपना लॉन्ग टर्म में आएगा। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग कंसिडर करना है अपने को, लैंड और बिल्डिंग दोनों भी अलग अलग कंसिडर करना है अपने को। लैंड अपना लॉन्ग टर्म में जाएगा और जो बिल्डिंग है वो अपना शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, जो बिल्डिंग है अपना वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। चलो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे अपना। अब अपन बात करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो देख लिया अपन ने पूरा। अब देखो एक बार अपन जो फॉर्मेट था अपना पूरा कैपिटल गेन, इसमें फेयर वैल्यू हो गया अपना, एक्सपेंडिचर तो हो गया अपना, उसमें बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। अब इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख लेते हैं अपन, उसके बाद में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देख लेते हैं अपन। तो ये फ्लो में चल रहे हैं, अपन एक एक चीज तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंडिचर तो वैसे भी आ जाएंगे आपको कि क्या लेना है कैसे लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। अब बात करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब इंडेक्स कॉस्ट, अब ये CII क्या होता है ये बात समझ लेते पहले। CII क्या होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। CII क्या होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मैंने एक्सप्लेन किया था शायद, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। तो देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अपन ऊपर के जो टेबल दिया है उस हिसाब से निकाल लेंगे, परचेस किया होगा 1/4/2001 से पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू जो भी हो, और उसके बाद में एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, ऐसा पूरा गुड गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला होगा तो अपने को प्रीवियस ओनर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। ये अपन सारा पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो ऊपर का जो ये टेबल है उस पे से निकाल लेंगे पूरा, उससे अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे पूरा। अब उसका अपने को करना पड़ेगा इंडेक्सेशन, उसका अपना को करना पड़ेगा इंडेक्सेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने एक बिल्डिंग आज की तारीख में 100 रुपए में सेल कर दी और उसका अगर मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर यहाँ से माइनस हो गया, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने माइनस कर दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मैंने माइनस कर दिया, समझो मैंने 2005 में ये असेट 10 रुपए को लिया हूँ, 2005 में ये असेट मैंने 10 रुपए को लिया हूँ, तो अब इसके ऊपर मैं 90 अपना प्रॉफिट आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90 अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, और 90 के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स पे करूंगा। भाई ये जो वैल्यू है, ये जो 100 रुपए वैल्यू, ये आज की वैल्यू, ये आज का फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये आज का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। और मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं 2005 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज के फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, आज के फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अपने को अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आज की डेट की निकालनी पड़ेगी अपने को, कि अगर आज उसका प्राइस क्या होता, आज उसका क्या प्राइस होता वो अपन निकाल लेंगे। तो ये निकालने के लिए अपन यूज करते हैं CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कि अपना जो कॉस्ट है अगर 2005 में ये 10 रुपए में अगर लिया होगा तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के जो इन्फ्लेशन रेट से अपन उसको मल्टीप्लाई किए जाते और आज उसका वैल्यू कितना होता, आज उसका वैल्यू कितना होता। 1 रुपए में तब इक्लेयर मिलता था, अब 1 रुपए में इक्लेयर नहीं मिलता है, अब 2 रुपए में इक्लेयर मिलता है भाषा, तो उसका वैल्यू बढ़ गया है, 2 रुपए हो गया, तब का 1 रुपए आज का 2 रुपया हो गया, तो तब का 10 रुपया आज का कितना हो गया होगा, तब का 10 रुपया आज का कितना हो गया होगा। तो उसको हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से निकालते, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से निकालते।
तो ये कैलकुलेशन करने के लिए अब जो ये इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होते हैं ये पूरे गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं, उसका कैलकुलेशन वगैरह क्या है अपने को नहीं दिए, अपने को डायरेक्ट क्वेश्चंस में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पूरा का पूरा आ जाता है कि अपने को ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करना है। तो अपन इसको दिमाग नहीं लगाने का, ये CII कैसे आता है, क्या आता है, क्यों आता है, ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो एक मिनट में बस जो पुराने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है आपको एग्जांपल लेने के लिए मैं निकाल लेता हूँ एक दो। मतलब आपको एग्जांपल से मैं समझा सकूँ। तो देखो अगर समझो या 2005 में लिया है, अब इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, अब ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, देखो CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। और अगर 1/4/2001 से अगर परचेस किया होगा, 1/4/2001 से अगर परचेस किया होगा तो इसका CII है। अब 2001 मतलब बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत लंबा, मतलब 2001 से मतलब 23 ईयर्स एगो। तो उसके पहले अगर कोई भी असेट लिया होगा तो अपन 2001 तक खींच के लाते हैं उसको, 2001 तक खींच के लाने के बाद उसका कैलकुलेशन अपन बाद में करते हैं, मतलब 2001 तक लाते हैं, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं और उसके बाद में कैपिटल गेन निकालते हैं अपन। तो अभी 2001 का उन्होंने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देके रखा है इसको, तो 2001-2 ये अपना बेस ईयर हो गया, 2001-2 अपना बेस ईयर हो चुका है। तो यहाँ पे 2001-2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 100, 2001-2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 100 और उसके बाद के ईयर का ये बढ़ते जाता है। मतलब 2001-2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 है, मतलब 2001-2 में 100 रुपए था उसका वैल्यू, 100 रुपए था। पर आज उसका वैल्यू कितना है, तो आज उसका वैल्यू समझो ये 2023-24 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 348। तो अगर 2001-2 में 100 रुपए रहा होगा कोई भी असेट का कॉस्ट, 2001-2 में 100 रुपए उसका कॉस्ट रहा होगा, तो उसको आज तक खींच के लाने के आज का रुपया 100 रुपए का वैल्यू क्या होगा, तो 348 आज का उसका वैल्यू होगा, 348 आज का उसका वैल्यू होगा। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो ये अपन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड बाय बेस ईयर से, डिवाइड बाय बेस ईयर। अब देखो आ गया एग्जांपल, ये देखो, अब देखो फिर से लेता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 है, 2005 में मैंने ये 10 रुपए में लिया था और 23-24 में मैंने ये बेच दिया, 23-24 में मैंने ये बेच दिया। अब ये कितने में बेचा, 100 रुपए में बेच दिया। अब इसका मेरे को अभी का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि तब के 10 रुपए अब के कितने रुपए हो गए होंगे, तब के 10 रुपए अब के कितने रुपए होंगे। तो देखो 10 रुपए तब के 100 रुपए मतलब 2001 अब देखो 2005 का इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2005 का अगर देखा जाए अपन का तो 2004-5 लेते हैं अपन, 2004-5। तो देखो 2004-5 का इंडेक्स था, एक मिनट, 2004-5 का अपना इंडेक्स था अपना 113, 2004-5 का CII था, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2000 अपना 2001-2002 ये अपना बेस ईयर, 2001-2002 अपना बेस ईयर है। तो यहाँ पे 100, तो 2001-2 में कोई भी 100 रुपया होगा तो 2004-5 तक वो 113 हो गया होगा और 2023-24 तक ये 348 ही है ना, 348 हो गया होगा। समझा आपको, 100 रुपए ये बेस पकड़ने का आपने को और उसके बाद में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ता जाएगा, तो उसके हिसाब से अपना रुपया का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, रुपया का वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ता जाएगा। अब देखो 2004-5 में मैंने एसेट खरीदा था 10 रुपए में, 2004-5 में मैंने परचेस किया था 10 रुपए में। अगर मैंने अब देखो 2004-5 का इन्फ्लेशन इंडेक्स है 113 अगर आज का 348 हो गया, 2004-5 में खरीदा है ना आपने, तो 2004-5 का इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है 113, 2004-5 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 113। तो 113 अगर 348 हो गया आज का, 113 348 हो गया आज का, तो 10 रुपया कितना हो गया होगा आज का,
10 रुपया कितना हो गया होगा आज का, 10 रुपया कितना हो गया होगा आज का। तो देखो यहाँ पे भी सेम है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर। अब अपने को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 348 डिवाइड बाय 113। ये कर लेते एक बार अपन, 10 इंटू 348 डिवाइड बाय 113, तो ये आ जाएगा 30.80 79 आता है 80। तो देखो अगर ये परचेस किया होता मैंने 10 रुपए वाला, मैंने परचेस किया है 2004-5 में, तो आज का उसका वैल्यू हो गया 30 रुपए। 30 रुपए उसका वैल्यू होता, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से 30 रुपए आज उसका वैल्यू होता। मतलब 113 का 348 हो गया, तो 10 रुपए का कितना, ये होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कि तब का 1 रुपया, अब का 1 रुपया कितना हो गया, तब का 1 रुपया इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई कर करके आज का कितना हो गया। तो 2001-2 का अपना बेस ईयर पकड़ने का अपने को, तब का 100 लेने का है, और उसके बाद में अपना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ता जाएगा। और आज का मतलब 23-24 में अपने को असेट बेच दिया है, तो कैपिटल गेन कब अराइज होगा, 23-24 में अगर असेट बेचा होगा तभी कैपिटल गेन अराइज होगा ना भाई, तभी कैपिटल गेन अराइज होगा। तो 23-24 में अगर कोई भी असेट बेचा होगा अपने, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या हो गया अपना 23-24, और उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है 348। तो तब कोई भी असेट 10 रुपए में लिया होगा, तो आज उसका वैल्यू है 348 डिवाइड बाय उस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। मतलब 10 रुपए का आज का वैल्यू कितना है, अगर उस ईयर का आज का 348 है। मतलब समझाऊंगा आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो 2004-5 में ये असेट 4-5 ले लिया था, चलो 2009-10 कर लेते इसको। 2009-2010 में ये 12 रुपए का खरीदा था, तो आज का उसका वैल्यू कितना। अब इसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना पड़ेगा। 2009-10 का कॉस्ट इन्फ्लेशन है 148, और अब बिका है 348, 23-24। तो देखो ये बेस ईयर हो गया यहाँ पे 2001-2002, तो यहाँ पे 100, तो 2001-2 का 100 रुपया 2009-10 में 148 बन गया, और 2001-2 का 100 रुपया आज का 348 बन गया, आज का 348 बन गया। तो देखो 2009-10 में अगर कोई 12 में होगा, कोई 12 रुपए में परचेस किया होगा, तो आज का उसका कितना वैल्यू आएगा। अगर ये 2009-10 में अगर 148 का होता, मतलब 2009-10 में 148 का है, आज का 348 है, तो तब का 12 रुपए आज का कितना हो गया होगा। ये होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और इसके हिसाब से अपन CII का कैलकुलेशन निकालते हैं। तो अगर 2001 से पहले परचेस किया होगा, तो अपन बेस ईयर मान लेंगे उसको, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन ऊपर के टेबल से निकाल लेंगे पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसको CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफर होगा अपना इसी साल होगा, तभी उसका कैपिटल गेन अराइज होगा। तो यहाँ पे हमेशा 348 आ जाएगा, यहाँ पे हमेशा 348 आ जाएगा। और अपने को 2001-2 से पहले परचेस किया है, तो उसका अपन 2001-2 तक उसको खींच के लाते, 1995-1996 में परचेस किया होगा, तो अपन 2001-2 तक उसको खींच के लाते। ऊपर भी अपन ने देखा फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का लिया था अपन ने, तो उसके लिए अपन ने 2001 तक इसको खींच के लाया, और इसका 2001-2 का इन्फ्लेशन इंडेक्स है 100 रुपए, मतलब 100, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 100। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऊपर के टेबल से निकाल लेना, ईयर ऑफ ट्रांसफर 348 आ जाएगा, और अपना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001-2 का आ जाएगा, बेस ईयर है उसका आ जाएगा 100। उसके बाद में अगर 1/4/2001 के बाद किया होगा परचेस, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन वैसा ही ले लेते, उसको कुछ खींचने की जरूरत नहीं है 2001-2 तक, क्योंकि 2001 के बाद किया है अपन ने, 2001 के बाद परचेस किया। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे 348 आ जाएगा ऑब्वियस है, फिर से क्योंकि ईयर ऑफ ट्रांसफर यही आएगा, तभी कैपिटल गेन अराइज होगा, तभी कैपिटल गेन अराइज होगा। और उसके बाद में CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब 2009-10 में यहाँ पे परचेस किया था अपन ने 2009-10 में, तो देखो 2009-10 का इधर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, 12 इंटू 348 डिवाइड बाय 148, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे x पकड़ लो, जो अपन ने बचपन में मैथ्स में सीखा था उसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 इंटू 348 डिवाइड बाय 140। जिस साल परचेस किया वो साल का नीचे लेने का, और जिस साल ट्रांसफर किया वो साल का ऊपर लेने का। मतलब जिस साल ट्रांसफर किया वो साल का अपने को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऊपर, और जिस साल परचेस किया उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नीचे। समझ में आया है यहाँ तक। तो ये हो गया अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अपने को बस इंडेक्सेशन करना है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो अपन ऊपर की टेबल से ही निकाल लेंगे, पर उसका इंडेक्सेशन करना पड़ेगा अपने को। इंडेक्सेशन जो आज का रेट है उसका आज का रेट अपने को निकालना पड़ेगा, वो अपन इंडेक्सेशन से निकालते हैं। इंडेक्सेशन से निकालते हैं और उसमें अपन यूज करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है, अगर 2001-2 का 1 रुपया था, वो 1 रुपया था, तो 2001-2 का 1 रुपया 23-24 में कितना होगा इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना होगा, ये होता है CII। समझे आया? तो उसके बाद अब देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये तो समझ गया। अगर परचेस किया होगा एसेट तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को समझ गया। अब मैंने क्या बोला था ऊपर जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ रहे थे, तो गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में कोई भी असेट अपने को मिला, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है अपन यहाँ पे प्रीवियस ओनर का लेते थे, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते थे। ऊपर जब अपन ने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ गया, देखो गिफ्ट विल इनहेरिटेंस सक्सेशन ऑफ फर्म, तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लेते थे अपन। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लेते थे, मतलब अगर मेरे पापा ने प्रॉपर्टी परचेज की होंगी और मेरे को ट्रांसफर कर दी होंगी और मैं उसको बेच दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे मेरे को कैपिटल गेन अराइज होगा, पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा नील आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी मैंने परचेस नहीं की है, ये मेरे को पापा से आई ये प्रॉपर्टी। तो अपने को यहाँ पे पापा का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी अपना ये देखो, अगर एक्वायर की होंगी प्रॉपर्टी तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन एक्वायर किए से हिसाब से ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ये अपन एक्वायर किया होगा तब का ले लेंगे, पर अपन ने एक्वायर नहीं किया, यहाँ पे अपन ने एक्वायर नहीं किया, अपने को गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में आया होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को प्रीवियस ओनर का लेना पड़ेगा, और उसके बाद में उसका कॉस्ट CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर और CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे अगर अपन नॉर्मली सोचते तो अपन क्या बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वहां पे ऊपर अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बोला, प्रीवियस ओनर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना। पर यहाँ पे अब लॉ में एक दिक्कत आ गई, लॉ ने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर आपको असेट गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला है, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था अपने को प्रीवियस ओनर का लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे एक बार ये बता दो, अगर 1/4/2001 से अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन ने प्रीवियस ओनर का ले लिया, तो अपन हम नॉर्मल केस में कॉस्ट CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर लेते और CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन लेते। अब यहाँ पे अपन ने एक्विजिशन किया ही नहीं है वो, तो लॉ क्या बोलता है, जो असेसी है उसका ईयर ऑफ एक्विजिशन ले लो, जिस साल वो असेसी को मिला है, जिस साल असेसी को ट्रांसफर हुआ है गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में, उस साल का उसका CII ले लो। मतलब देखो, अगर पापा ने ये असेट 2002 में परचेस किया होगा और मेरे को 2018 में मेरे को गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिल गया, 2018 में गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिल गया, और मैंने ये 23-24 में बेच दिया, 23-24 में बेच दिया किसको भी, तो यहाँ पे मेरे को कैपिटल गेन अराइज होगा। अब कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे अपन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आएगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत सालों पहले परचेस किया है, तो अपने को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, अब यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए अपने को लेना पड़ेगा COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब 23-24 का CII आ जाएगा यहाँ पे 348 आ गया, और 2000 यहाँ पे 2 है, मतलब 2001-2 का आपने को बोला है कि 100 रुपए है यहाँ पे, तो देखो 2001-2 में यहाँ पे 100 रुपए आ जाएंगे, मतलब 100 अपना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आ जाएगा, 100 2001-2 का अपना बेस ईयर, तो 100 आ जाएंगे यहाँ पे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन ऊपर लेते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को किसका लेना है, तो अपन यहाँ का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते थे, तो यहाँ का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया है, पर लॉ क्या बोलता है, कि लॉ है ना,
एसके को कब मिला, एसके को कब मिला 2018 में। तो तू 2018 का कॉस्ट एक्विजिशन सीआईआई ले, 2018 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2018 का ले। तेरे को कब मिला है, एसएससी को कब मिला है 2018 में ना। तो तू फर्स्ट हेड एसएससी ले, यहाँ पे फर्स्ट हेड एसएससी ले। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हेड एसएससी अगर 2001 से पहले परचेस किया होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अपना आ जाएगा फेयर वैल्यू 1/4/2001 तक अपने को खींचना पड़ेगा उसको। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 1/4/2001 के पहले का है एक्विजिशन तो अपने को 1/4/2001 तक उसको खींच के लाना पड़ेगा। 1/4/2001 तक उसको खींच के लाए अपन ने, उसके बाद में अपन पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे 1/4/2001 तक खींच के लाया अपन ने, उसके हमने CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब 348 आ जाएगा यहाँ पे, और अपना 100 यहाँ पे बराबर आ जाएगा। 2001-2 का परचेज है तो, या फिर उसके पहले का परचेज है तो 2001-2 का आ जाएगा। पर यहाँ पे अगर 2001-2 के बाद का अगर कोई भी एक्विजिशन है और एक्विजिशन होने के बाद मेरे को गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला है, गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला है, तो CII अपने को ऊपर के हिसाब से ले लेंगे, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर ले लेंगे अपन यहाँ पे। पर यहाँ पे लॉ क्या बोलता है, देखो लॉ क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है यहाँ पे ईयर ऑफ ट्रांसफर तो 348 आ जाएगा क्योंकि अपने को कैपिटल गेन एनालाइज करना है तो प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ होगा वो। तो यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII अपना ईयर ऑफ ट्रांसफर का आ जाएगा। पर लॉ अब बोलता है कि एसके को मतलब एसएससी को जिस साल में वो गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला है, जिस साल वो गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला है उस साल का गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में जिस साल मिला है उस साल का अपने को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना पड़ेगा। जिस साल अपने को गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला है उस साल का अपने को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे प्रीवियस ओनर नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस ओनर नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी है, यहाँ पे फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, यहाँ पे फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को प्रीवियस ओनर का लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को प्रीवियस ओनर का लेना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बार बार बता रहा हूँ आपको। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को प्रीवियस ओनर का लेना पड़ेगा क्योंकि गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला है अपने को। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर के लेने के बाद CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब 23-24 का CII आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में कॉस्ट CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी। तो यहाँ पे फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी मतलब जो एसएससी उसको किस साल में वो गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला, उसको किस साल में वो गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला उस साल का अपने को CII यहाँ पे लेना पड़ेगा, उस साल का अपने को CII अपने को लेना पड़ेगा, उस साल का CII लेना पड़ेगा। समझा यहाँ पे। तो देखो लॉ क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अपने को प्रीवियस ओनर का लेना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अपने को प्रीवियस ओनर का लेना है। CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर लेना है और CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी मतलब एसएससी को किस साल गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला उस साल का अपने को CII यहाँ पे लेना पड़ेगा। समझा यहाँ तक, समझा यहाँ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर समझा नहीं होगा तो फिर से एक बार पीछे जाओ, फिर से एक बार देखो। CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड एसएससी लेना है अपने को मतलब एसएससी को जिस साल गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला उस साल का अपने को देखना पड़ेगा। अब देखो ये हो गया नॉर्मल केस। लॉ में लिखा है कि फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी तो अपन ने नॉर्मल केस में लीजिए। पर आपको एक बात यहाँ पे नजर आ रही होंगी कि यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन प्रीवियस ओनर का ले रहे हैं और अपन CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड एसएससी ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे CII में ही गफला आ रहा है। अपन ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर पहले परचेस किया होगा और उसका इंडेक्सेशन करने के लिए अपन आज तक उसको खींच के ला रहे हैं। अब इसको इधर जो है ये प्रीवियस ओनर ने कब खरीदा होगा और उसको अपन कब इंडेक्सेशन कर रहे, कब से इंडेक्सेशन कर रहे, जब मेरे को गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला तब से। जब मेरे को इनहेरिटेंस में मिला, गिफ्ट में मिला, विल में मिला तब से अपन इंडेक्सेशन कर रहे हैं। ये कुछ गलत हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है कि प्रीवियस ओनर बहुत साल पुराना होगा, 2001 में उसने प्रॉपर्टी परचेस करके रखी होगी प्रीवियस ओनर ने और मेरे को 2018-19 में मिली, 2018-19 में मिली, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो प्रीवियस ओनर का लूंगा पर इंडेक्सेशन जो है 2018-19 से लूंगा। 2018-19 में मेरे को अगर ट्रांसफर किया होगा 2018-19 में यहाँ पे इंडेक्सेशन करूंगा उसका, 2018-19 से इंडेक्सेशन करूंगा। ये कुछ तो आपको गलत लग रहा है कि प्रीवियस ओनर ने बहुत साल पहले और कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन अपन 2018-19 से कर रहे हैं। तो इसके वजह से अब मंजुला शाह नाम की एक औरत चली गई बॉम्बे कोर्ट में, बॉम्बे कोर्ट में चली गई कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन प्रीवियस ओनर का ले रहे तो होल्डिंग पीरियड भी जो है वो प्रीवियस ओनर से लेना भाई, इंडेक्सेशन भी तो प्रीवियस ओनर से करना।
यहाँ पे दिक्कत नहीं जा रही है कि प्रीवियस ओनर से अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं, अपन इंडेक्सेशन अपन एसएससी का ले रहे हैं। इंडेक्सेशन अपन एसएससी को गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला तब से उसका इंडेक्सेशन कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। पर मंजुला शाह क्या बोल रही, मंजुला शाह चली गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह। याद रखो ये केस लॉ अपने को लिखना पड़ेगा आंसर में। मैंने बहुत सारे केस लॉ आपको बोले होंगे बाई चांस, पर ये केस लॉ अपने को लर्न करना है। सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह, सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह, सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह। अपने को ये आंसर में लिख के आना पड़ेगा, अपने को आंसर में लिख के आना पड़ेगा सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह। तो देखो सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह, ये केस लॉ में क्या हुआ, अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का ले रहे ना, तो मंजुला शाह ने कोर्ट में बोला और ये कोर्ट का डिसीजन आया, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन प्रीवियस ओनर का ले रहे तो इंडेक्सेशन भी अपन प्रीवियस ओनर से लेना चाहिए। इंडेक्सेशन भी अपने को प्रीवियस ओनर से लेना चाहिए। ये तुम फर्स्ट हेड एसएससी क्यों ले रहे हो यहाँ पे फर्स्ट हेड एसएससी क्यों ले रहे हो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना पुराना है और इंडेक्सेशन तुम फर्स्ट हेड एसएससी ले रहे हो, तो ये गलत हुआ है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि अपने को इंडेक्सेशन भी अपन प्रीवियस ओनर से ले सकते हैं, प्रीवियस ओनर से भी ले सकते हैं, प्रीवियस ओनर से भी ले सकते हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद बहुत सारे स्टेट कोर्ट है जो हाई कोर्ट से, उन्होंने डिसीजन दिया कि ये मंजुला शाह केस लॉ सही है। पर ये सुप्रीम कोर्ट में पास नहीं हुआ, इसलिए ये लॉ ऑफ लैंड नहीं बना, इसलिए ये लॉ ऑफ लैंड नहीं बना, इसलिए ये बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट है। तो अपने को दो प्रकार के आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे, दो प्रकार से आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे इस केस में। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को प्रीवियस ओनर का लिया और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का लेने के बाद एसएससी को ये गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला, गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला, तो फर्स्ट अपन तो लॉ के हिसाब से सॉल्व करेंगे कि एसएससी को जब गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला, एसएससी को जब गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस मिला तब से अपन इंडेक्सेशन उसका कैलकुलेट करेंगे, पर अगर प्रीवियस ओनर से अपन इंडेक्सेशन करते हैं तो उसका कैलकुलेशन क्या होता है, ये अपने को अलग से फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। मैंने बेसिक में आपको बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता तभी ये लॉ ऑफ लैंड बन जाता, पर ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। अपने को दो प्रकार के आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे, दो सोल्यूशन होंगे ऐसे आंसर के। अगर गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला तो उसके दो सोल्यूशन बनेंगे आपके, और ये अपने को एग्जाम में ही दो सोल्यूशन निकालने होंगे। एक सॉल्यूशन तो अपना लॉ के हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि अपन इनकम टैक्स लॉ का पेपर दे रहे हैं, तो लॉ के हिसाब से अपने को फर्स्ट हेड एसएससी का इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा। और अगर गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला है तो अपने को जो प्रीवियस ओनर है तब से उसका इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा, और अपने को यहाँ पे फिर से एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा पूरा। तो फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस माइनस इंडेक्सेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है अपने को यहाँ पे दो प्रकार से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला है तो एक तो फर्स्ट हेड एसएससी और दूसरा आ जाएगा अपना मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी, जो प्रीवियस ओनर से अपने को इंडेक्सेशन करने का बोल रही है। समझा आया तक? आई नो मैं स्लो चल रहा हूँ यहाँ पे, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरे कैपिटल गेन का। अपने को ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, तो प्लीज यार मंजुला शाह सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह अपने को याद रखना है, सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह। तो गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में आया होगा, तो अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो प्रीवियस ओनर का ही लेना है, पर इंडेक्सेशन अपने को दो प्रकार से करने हैं। एक तो अपने को फर्स्ट हेड बाय एसएससी का इंडेक्सेशन करना पड़ेगा और एक प्रीवियस ओनर का इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। समझ में आया यार तक? समझ में आया क्या? चलो ये हो गया। तो देखो अपने को यहाँ पे इंडेक्सेशन दे दिया है मैंने कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इंडेक्सेशन 348 रहेगा। सारे इंडेक्सेशन अपने को क्वेश्चन में देके रखे, तो अगर आपके मॉड्यूल में पूरा इंडेक्सेशन का चार्ट दिया होगा 2001 से लेके 2023-24 तक, तो अपने को लर्न नहीं करना है, बस अपने को 348 ये याद रखो। अगर 23-24 का अपने को इंडेक्सेशन ही याद रखना है तो 348 अपने को याद रखने का है। ये अगले साल कोई अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मतलब May 25 से अगर कोई भी आगे अटेम्प्ट दे रहा हूँ May 25 और उससे आगे, तो ये इंडेक्सेशन फिर से चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ जनवरी तक जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, जनवरी 25 तक कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो इनके लिए ये इंडेक्सेशन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा अपना। तो प्लीज़ अगर आगे का कोई लेक्चर देख रहा होगा तो आप इंडेक्सेशन एक बार देख लेना कि आपके ईयर के लिए कौन सा इंडेक्सेशन एप्लीकेबल है। देखो
अगर प्रीवियस ओनर ने 1/4/2001 से पहले एक्वायर किया होगा और अपने को भी गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में 1/4/2001 के बाद एक के पहले अगर मिला होगा तो अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो प्रीवियस ओनर का लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को 2001 तक खींच के लाना पड़ेगा। ईयर ऑफ ट्रांसफर तो अपना 23-24 ही आ जाएगा और सी आया अपना 2001 और 2 आ जाएगा जो बेस ईयर है अपना। अब गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला होगा, गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला होगा अपने को, तो अपने को चेक करना पड़ेगा प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। प्रीवियस ओनर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आने के बाद अपन उसको इंडेक्सेशन करेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर और फर्स्ट हेड एसएससी से। फर्स्ट हेड एसएससी से अपने को लॉ के हिसाब से सॉल्व करना है। पहले अपने को लॉ के हिसाब से सॉल्व करना है, उसके बाद में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देना है अपने को। अगर ये अपना सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह की केस से अपन सॉल्व करते तो अपन इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से लेना चाहिए था। तो उसके हिसाब से अपना आंसर क्या आता। तो देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रेजेंट्स विथ 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 आंसर आएंगे, एक लॉ के हिसाब से अपना एक मंजुला शाह के हिसाब से। यहाँ तक समझ में आया अपने को, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये इंडेक्सेशन तो हो गया, इंडेक्सेशन समझ में आया कि आज का वैल्यू क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन समझ में आया। अब कुछ चीज़ें जो है उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ चीज़ें जो है उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो देखो सेक्शन 112A मतलब अपना 1 लाख तक एग्जम्प्ट और 1 लाख से अगर ऊपर अमाउंट रही तो उसको 10% टैक्स। 112 क्या होता है, 112A क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे उसका भी। पर इतना याद रखो कि ये केसेस में इंडेक्सेशन अपने को नहीं मिलता, ये केसेस में अपने को इंडेक्सेशन नहीं मिलता। जिसमें फर्स्ट है अपना सेक्शन नंबर 112A का कोई भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। अब ये क्यों नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, अपन जब 112A पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ेंगे तब अपन फिर से इसमें जाएंगे कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट वहां पे क्यों नहीं मिलता। अब बॉन्ड और डिबेंचर जो होते हैं, बॉन्ड और डिबेंचर जो होते हैं इनको भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, इनको भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, इनको भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, सोवरियन बॉन्ड, तो कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड और सोवरियन गोल्ड बॉन्ड रहा तो इसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। पर जो बॉन्ड और डिबेंचर है उसके ऊपर कोई भी अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिला, कोई भी अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद में मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है, मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। ये अपने ऊपर भी नोट पड़ा था, एक ऊपर भी नोट पड़ा था कि आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे ऊपर नोट पड़ा था अपन ने, कहीं तो कहा गया, ये देखो यहाँ पे मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। यहाँ पे अपने को हमेशा शॉर्ट टर्म मानना है, हमेशा शॉर्ट टर्म मानना है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मानना है तो अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही लिस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि अपने को यहाँ पे हमेशा इसको शॉर्ट टर्म कंसिडर करना है, हमेशा इसको शॉर्ट टर्म कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमेशा अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा, तो यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होगा। स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिवेंचर है तो इसका इंडेक्सेशन नहीं होगा, इसका इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन ने नोट भी लिया था कि इसको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर करना है अपने को, और यहाँ पे इंडेक्सेशन का उसको बेनिफिट नहीं मिला है। तो ये जो बाकी के जो लिस्ट दी के रखी है तो उनको भी शॉर्ट टर्म कंसिडर करना है कि नहीं, वहाँ पे बस इंडेक्सेशन का अपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब स्लम सेल में जो होता है, स्लम सेल में अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, पर यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं। पर मार्केट लिंक डिवेंचर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनको हमेशा अपने को शॉर्ट टर्म ही कंसिडर करना पड़ेगा, उनको हमेशा अपने को शॉर्ट टर्म ही कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में स्लम सेल एक कंसेप्ट है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आ जाएगा दोनों, यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद में डेप्रिसिएबल असेट जो होते हैं, डेप्रिसिएबल असेट जो होता है उसको भी हमेशा अपने को शॉर्ट टर्म कंसिडर करना है। उसका रीजन मैं आपको फिर से बताऊंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, आज हो जाएगा अपना, अगर हो गया तो ये टेबल है उसका, आ गया उसका टेबल, ये टेबल है अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो डेप्रिसिएबल असेट है, जो डेप्रिसिएबल असेट है उनके लिए भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो 112 एक बॉन्ड और डिबेंचर्स, इनको भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। 112A सेक्शन के अंडर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जो है, यहाँ पे स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जो है वहाँ पे 35% इन्वेस्टमेंट जो है वो डोमेस्टिक कंपनी में रहेगा, तो इसको अपन स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो बोलते हैं। तो ये जो है हमेशा मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं।
यहाँ उनको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानना है अपने को। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आने के बाद वहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में स्लम सेल, वहाँ पे अपन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देखेंगे, पर यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों भी हो सकता है। उसके बाद में डिप्रिसिएबल एसेट, डिप्रिसिएबल एसेट में भी अपने को इंडेक्सेशन नहीं लेना है, और इंडेक्सेशन नहीं लेने के बाद अपन यहाँ पे बस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो ये हो गया अपना इंडेक्सेशन का, ये हो गया अपना इंडेक्सेशन का। अब आ जाते हैं एक पॉइंट है फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। इतना इंपॉर्टेंट नहीं इंटर के लेवल के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है, तो इंटर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर भी एक बार आपको मॉड्यूल में दिया है तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो ये एप्लीकेबल नहीं है, 112A के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू 112। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल LTCG ऑन लिस्टेड शेयर्स क्यों लिखा है अपन बाद में पढ़ेंगे। चलो देखो फर्स्ट प्रोविजर टू सेक्शन 48 क्या बोलता है, फर्स्ट प्रोविजर टू सेक्शन 48 क्या बोलता है, कोई भी शेयर्स और डिवेंचर्स एनआर ने होल्ड करके रखे हैं, कोई भी शेयर्स और डिवेंचर अगर एनआर ने होल्ड करके रखे अपने नॉन रेसिडेंट ने, और उसका ट्रांसफर किया है, एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट। तो ये एनआर टैक्सेशन जो आप फाइनल में पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा पूछता है, इंटर के लेवल में कम पूछ सकता है, पर बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आ गया तो अपने को आना चाहिए भाई। तो देखो एनआर टैक्सेशन, एनआर नॉन रेसिडेंट ने कोई भी ट्रांसफर किया होगा शेयर्स और डिवेंचर्स का, इंडियन कंपनी के शेयर्स का और डिवेंचर्स का कोई भी ट्रांसफर किया होगा, इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स का कोई भी ट्रांसफर किया होगा, तब ये फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 एप्लीकेबल हो जाता है, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल कंसिडरेशन इन फॉरेन करेंसी निकालना है अपने को, सेल कंसिडरेशन इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी निकालना है अपने को, सेल कंसिडरेशन इन फॉरेन करेंसी निकालना है अपने को, सेल कंसिडरेशन इन फॉरेन करेंसी निकालना है अपने को, फॉरेन करेंसी। अब देखो यहाँ पे $1, अब आप क्या बोलेंगे $1 का रेट क्या होता है, समझो 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ $1 का रेट होता है। अपन जनरल लेमन टर्म में क्या बोलते हैं, चलो 70 रुपये का $1 है, मतलब 70 रुपये दिया कि $1 अपने को मिल जाएगा। पर ये 70 रुपये उतना ईजी नहीं होता ये कंसेप्ट। यहाँ पे दो रेट होते हैं, एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट क्या होता है, ये देखो अब $1 एक तो 70 रुपये का होता है और 72 रुपीज़ का होता है, एक तो 70 रुपीज़ का होता है, एक तो 72 रुपीज़ का होता है। अब ये बाइंग और सेलिंग रेट होते हैं, मतलब बिड और आस्क रेट होते हैं। बैंक जब ट्रांजेक्शन्स करती तब बिड और आस्क रेट से उसके ट्रांजेक्शन होते हैं सारे। अब जब अपने को डॉलर परचेस करना है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, जब कोई भी अपन कोई भी अपन प्रोडक्ट बेच रहे तो वो महंगे में बेचेंगे अपन और सस्ते में खरीदेंगे। अब यहाँ पे जो डॉलर है ना, ये अपना एक प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे जो डॉलर है ना ये अपना प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट अपने को खरीदी करना है, बैंक वाले से। अब बैंक वाले जो है ये अपने उनके ट्रेडर है, डॉलर के ट्रेडर है। जो भी पैसा अपने को डॉलर या फॉरेन करेंसी में निकालना पड़ता है तो अपन बैंक वालों के पास जाते हैं, बैंक को बोलेंगे कि बैंक मेरे को डॉलर चाहिए। तो यहाँ पे जो होता है, जो बैंक होते हैं ये ऑथोराइज डीलर होते हैं फॉरेन करेंसी के, तो यहाँ पे दो रेट मिलते हैं अपने को, एक तो बाइंग रेट होता है, एक तो सेलिंग रेट होता है। तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट क्या होता है देखो, अब बैंक वाले मतलब बैंक जो है ये प्रोडक्ट है, डॉलर उनके लिए प्रोडक्ट है। मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस खरीदी करूंगा तो ये देखो, ये अगर मैंने कैसी लिया तो ये मैं सस्ते में खरीदूंगा मार्केट से और महंगे में बेचूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट हो। मैं अगर ट्रेडर हूँ कैल्सी का तो मैं सस्ते में कैल्सी खरीदूंगा और महंगे में मार्केट में बेच दूंगा। तो यहाँ पे बैंक वाले भी क्या करेंगे, ये जो डॉलर है 70 में मार्केट से खरीदेंगे, पर किसी को अगर ये परचेस करेंगे, पर किसी को अगर बेचना हो तो ये 72 में बेचेंगे, ताकि इनका 70 में उन्होंने परचेस किया और 72 में उन्होंने बेचा तो उनका ₹2 प्रॉफिट हो गया, ₹2 यहाँ पे उनका प्रॉफिट हो गया, ₹2 इनका प्रॉफिट हो गया। तो देखो 70 में खरीदी किया और 70 में उन्होंने बेच दिया, तो यहाँ पे उनका ₹2 प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे अगर अपन
अब यहाँ पे जो बायर होते हैं, जो डॉलर के बायर होते हैं, जो मेरे को अगर डॉलर चाहिए तो ये प्रोडक्ट हो गया डॉलर बैंक के लिए, तो प्रोडक्ट हो गया मेरे लिए भी प्रोडक्ट हो गया, तो मेरे को डॉलर चाहिए। तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले महंगे में बेचेंगे, बैंक वाले महंगे में बेचेंगे, तो मैं 72 में इसको परचेस करूंगा, 72 में इसको परचेस करूंगा, मतलब मैं महंगे में परचेस करूंगा, मैं महंगे में परचेस करूंगा, मैं महंगे में परचेस करूंगा। तो ये जो होते हैं, ये दोनों होते हैं बाइंग और सेलिंग रेट, बाइंग और सेलिंग रेट होते हैं। तो इसको बोलते हैं बीड और आस्क। आप फाइनल में पढ़ोगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन में एकदम डीप में पढ़ोगे, एएफएम में भी आप पूरा इसको डीप में पढ़ोगे फॉरेक्स पे। तो देखो, एक तो बाइंग रेट होता है, एक तो सेलिंग रेट होता है। बाइंग रेट मतलब अपन जो होते हैं कस्टमर, तो बाय बीड आस्क बाय रेट, ये इतना याद मत रखो आपको। अगर अपन कस्टमर है, बैंक के पास प्रोडक्ट है, सारे के सारे डॉलर पड़े हैं, येन पड़े हैं, जो भी करेंसी, यूरो पड़े हुए, अलग अलग करेंसी बैंक के पास पड़ी है, उनके प्रोडक्ट है। अब ये बैंक कहाँ से भी खरीदी करेंगे, तो ये 70 रुपये में खरीदी करेंगे, और अगर मार्केट में बेचना होगा तो 72 में बेचेंगे, मार्केट में बेचना होगा तो 72 में बेचेंगे। अब मैं इसका कस्टमर हूँ, मैं इसका कस्टमर हूँ, तो मैं इधर बैंक के पास गया, मैं चलते चलते कि मैं बैंक मेरे को डॉलर दे दो, बैंक मेरे को डॉलर दे दो, तो बैंक मेरे को कितने में देंगे, 72 रुपये में डॉलर देंगे, 72 रुपये में डॉलर देंगे। तो ये हो गया मेरा 72 रुपये में बाय करूंगा, 72 रुपये में बाय करूंगा। अब बीड़ा आप याद मत रखो, बाइंग और सेलिंग अब याद मत रखो, बस अपने को कितने में डॉलर मिलने वाला है, 72 रुपये में। आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आया तो आपको 2 रेट दिए हुए होंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्या करना है। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, सेल कंसिडरेशन ऑफ फॉरेन करेंसी निकालना। तो अपने को जिस दिन भी उसने परचेस किया होगा, अपने को पहले कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो जिस दिन भी उसने सेल किया होगा, ये जो फॉरेन करेंसी जिस दिन भी अपन ने उसने सेल किया होगा, तो उस दिन का अपने को TTBR TTSR लेना पड़ेगा। अब ये TTBR TTSR क्या है, तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, उसका अपने को एवरेज लेना और एवरेज से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब जिस दिन अपने को ट्रांसफर किया, जिस दिन उसने सेल किया, जिस दिन उसने बाय किया, उस दिन के 2 रेट दिए होंगे एग्जाम में, आपके लेवल के, इंटर के लेवल के 2 रेट का अपने को एवरेज करना है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 रेट का एवरेज करना है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो है अपने को फॉरेन करेंसी में निकालना है, पूरा का पूरा अमाउंट फॉरेन करेंसी में निकालना है। तो देखो, यहाँ पे फॉरेन करेंसी में अपने को सेल कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में अपने को सेल कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। तो TTBR TTSR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर का अपने को TTBR TTSR, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, अपने को एवरेज लेना पड़ेगा, और एवरेज आने के बाद उसका फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देना होगा, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देना होगा। अगर ये सेल हुआ है, समझो 31 दिसंबर 2023 को अगर ये सेल हुआ है, तो यहाँ पे 2 रेट देखे रखे होंगे, 70 72, तो अपने को 71 से यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। 71 से पूरा ट्रांजेक्शन किया अपन ने, तो यहाँ पे अपने को 71 से तो पूरा कर लिया, तो इसको अपने को फॉरेन करेंसी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है सेल कंसिडरेशन इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी, इन फॉरेन करेंसी अपने को निकालना पड़ेगा। अब TTBR TTSR अपने को इंडियन करेंसी में दिया होगा, इंडियन करेंसी ने अपने को इंडियन सेल कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। रुपी में सेल कंसिडरेशन निकालने के बाद अपने को उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, अब ये बस समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसका क्वेश्चन लूंगा, आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन देके रखाएंगे, तो अपन ये क्वेश्चन करेंगे, तब आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद में ट्रांसफर कर देंगे एक्सपेंसेस को, तो ये यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर का ही एक्सपेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अपने को टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और सेलिंग रेट का एवरेज लेना पड़ेगा, और उसके ऊपर ट्रांसफर निकालना पड़ेगा, ट्रांसफर एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे उसको लेस करना पड़ेगा। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी, जिस दिन उसने एक्विजिशन किया है शेयर्स का, उसका भी अपने को एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज लेने के बाद उसको फॉरेन करेंसी में अपने को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, और अपना आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी में अमाउंट आने के बाद अपने को उसको कन्वर्ट कर देना है इंडियन रुपीज में बाय TTBR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट से उसको अपने को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा इंडियन रुपीज में, और उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये अपन क्वेश्चन लेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया आपके मॉड्यूल में, क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तब आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर इंटर लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कंसेप्ट, इसलिए मैं आपको ऊपर से बता दिया। जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको फिर से अपन ये कंसेप्ट को टच कर लेंगे। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो देखो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर 1/4/2001 से पहले कोई भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब एक बिल्डिंग है उसके ऊपर अपन ने 2 फ्लोर बढ़ा दिए, कोई भी
समझो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन उसका। ये मेरी लैंड है, मुंबई के धारावी में मेरी लैंड है। धारावी स्लम से बोल, हाँ अपना कैपिटल गेन पढ़ कर ये स्लम से ले रहा है। स्लम एरिया है पूरा धारावी, मुंबई का धारावी स्लम एरिया है। तो ये उधर उन्होंने है ना, जो स्लम एरिया वाले लोगों ने ना यहाँ पे पूरी झोपड़ी 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 बना के रखी है उनकी। अब ये मेरी लैंड है तो मैं इनको तो हटा नहीं सकता, मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं उनको जाऊँ और बाहर जाऊँ, वो मेरे को ही मार देंगे। तो मैं क्या बोल, कोई जो बिल्डर लोग होते हैं वसूली वाले या फिर पुलिस को लेके ये जो सारी झोपड़ियाँ है, ये जो सारी झोपड़ियाँ है, ये इनसे खाली करवा दूंगा, ये इनसे खाली करवा दूंगा और मेरा ये लैंड बच जाएगा, अच्छा लैंड बच जाएगा धारावी में, मेन इंडिया में। तो ये लैंड मैं बेच सकता हूँ अभी। तो ये इसका इम्प्रूवमेंट हो गया क्या, ये लैंड का इसका स्टेटस चेंज हो गया क्या। अगर मैं वो धारावी की जो जमीन है मेरी, जो लैंड है मेरी, अगर वो झोपड़ियों के साथ बेचता तो जो परचेस करता वो सोचता भाई मैं इसको खाली कैसे करूंगा, इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, इनको मैं खाली कैसे करवाऊंगा ये पूरा लैंड। तो मैं ये पूरा लैंड उसको खाली करके दे रहा हूँ, भाई ये पूरा लैंड तू ले, पूरा ये सारे जो लोग रहते हैं यहाँ से ये पूरा मैं साफ करके देता हूँ पूरा एरिया, तू एकदम लैंड ले पूरा का पूरा मेरे से। यहाँ पे कोई लोग नहीं रहेंगे, कोई भी तेरे को कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉपर तेरे को लैंड मिल जाएंगे, यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये झोपड़ी वाले लोगों को जो हटाए है यहाँ से, ये भी मेरा इंप्रूवमेंट हो गया, ये भी मेरा इंप्रूवमेंट हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे बिल्डिंग ये 3-4 फ्लोर की, ऊपर और 1-2 फ्लोर बढ़ा दिए मैंने, ये भी मेरा इंप्रूवमेंट हो गया, ये भी मेरा इंप्रूवमेंट हो गया। तो कोई भी प्रकार का ऐसा इंप्रूवमेंट रहा, कोई भी प्रकार का ऐसा इंप्रूवमेंट रहा तो उसको अपन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म में रहा तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा और लॉन्ग टर्म आएगा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और फिर से यहाँ पे आ जाएगा अपने CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर और CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर कोई भी बिल्डिंग मैंने 2005 में परचेस करके रखी होंगी और यहाँ पे 2018 में मैं उसको 2 फ्लोर बना रहा हूँ तो यहाँ पे 2005 का उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा और 2018 से उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा। 2008 से 18 से इसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो 2018 के बाद इसको 340 और 2018 का जो भी इसका CII है यहाँ पे अपने को डिवाइड करना पड़ेगा और अपना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे उसका हो जाएगा। तो ये रहा अपना पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इजी पॉइंट है जो अपने को बस इंडेक्सेशन करना है। अगर 1/4/2001 के पहले कोई भी इंप्रूवमेंट हो गया है उसको अपने को इग्नोर कर देने का है, उसको अपन नील पकड़ने का है। और 1/4/2001 के बाद असेसी ने या प्रीवियस ओनर ने भी, असेसी या प्रीवियस ओनर ने कोई भी प्रकार का इंप्रूवमेंट किया होगा, कोई भी प्रकार का इंप्रूवमेंट किया होगा तो अपने को यहाँ पे उसको कंसिडर करना पड़ेगा। 1/4/2001 के बाद कोई भी प्रकार का इंप्रूवमेंट किया तो उसको अपने को कंसिडर करना पड़ेगा और अपन वहाँ पे उसको इंडेक्सेशन कर लेंगे, वहाँ पे उसको हम इंडेक्सेशन कर लेंगे। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पे हो गया आपका पूरा कैपिटल गेन, जो नॉर्मल कैलकुलेशन होता है कैपिटल गेन का वो यहाँ पे होता है खत्म। अब अपने आते हैं स्पेशल केसेस। अब यहाँ पे जो है ना आपका जो कैपिटल गेन है, अगर प्रीवियस ईयर में अगर आपने को अपने कैपिटल एसेट बेचा होगा तभी कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर में अपना टैक्सेबल हो जाता था। पर इन केसेस में कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, पर ये ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड ऑफ ट्रांसफर जो हुआ है, ट्रांसफर के साल में अपना ये पीरियड अपना ये कैपिटल गेन अराइज ही ना हो, दूसरे ही ईयर में अराइज हो। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है कि जो कैपिटल गेन है नॉट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, पर यहाँ पे स्पेशल केस हेडिंग दे दो, स्पेशल केस, यहाँ पे जो है स्पेशल केस हेडिंग दे दो। तो यहाँ पे कौन से दूसरे सामने भी इसका ट्रांसफर मान के इसको अपन कैपिटल गेन में टैक्सेबल कर सकते हैं, या फिर कुछ ट्रीटमेंट अलग होगा जो अपन ने पूरा फॉर्मेट पढ़ा है ऊपर का, उस फॉर्मेट से ट्रीटमेंट ना होके कुछ अलग फॉर्मेट से कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट होगा, कुछ अलग तरीके से कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट होगा। तो अपन ये स्पेशल केस में पढ़ने वाले। तो सबसे पहला केस है यहाँ पे इंश्योरेंस रिसिप्ट। तो देखो अगर कोई भी असेट है, मेरे पास असेट पड़ा है, बिल्डिंग पड़ा है, मशीनरी पड़ा है, कोई भी प्रकार का असेट है और ये जो हो गया है डैमेज हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गया है कैपिटल असेट का,
साइक्लोन की वजह से, फ्लड की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, एनिमी के अटैक की वजह से कोई भी प्रकार का इसका डैमेज हो गया, ये असेट जो है मेरा, कैपिटल असेट जो है वो डैमेज हो गया, ये असेट जो है मेरा डैमेज हो गया, तो इसके बदले में मेरे को इंश्योरेंस मिलेगा, इसके बदले में मेरे को इंश्योरेंस का रिसिप्ट मिलेगा। अब यहाँ पे जो असेट है, यहाँ पे जो असेट है वो कैपिटल असेट तो गया ना मेरा, ये जो मेरा कैपिटल असेट है वो तो खराब हो गया, मेरा पूरा पूरा डैमेज हो गया, इसके बदले में मेरे को कंपनसेशन मिलेंगे, इसके बदले में मेरे को इंश्योरेंस मिलेंगे, इसके बदले में इंश्योरेंस रिसिप्ट मिलेगा। तो इसको क्या हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, कैपिटल असेट मानेंगे? क्या इसका कैपिटल असेट का ट्रांसफर है कि मेरा असेट जो है वो डैमेज हो गया, डैमेज होने के बदले में मेरे को इंश्योरेंस रिसिप्ट मिला। अगर ये ट्रांसफर कर देता और ट्रांसफर के बदले में मेरे को पैसे मिलते तो उसको कैपिटल गेन आ जाता, पर ये मेरा डैमेज हो गया एसेट, और डैमेज होने के बाद मेरे को इंश्योरेंस से पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो उसको भी हम कैपिटल असेट मानेंगे और उसको भी हम कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे, उसको भी हम कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे। तो कोई भी असेट जो है अपना डैमेज हो गया है, कैपिटल असेट अपना डैमेज हो गया, फ्लड, साइक्लोन, नेचुरल कैलेमिटीज, एनिमी का कोई भी अटैक हुआ है, उसकी वजह से अपना जो असेट है वो डैमेज हुआ और उसके बदले में अपने को इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है, उसके बदले में अपने को इंश्योरेंस के पैसे मिले, उसके बदले में अपने को इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं, उसके बदले में अपने को इंश्योरेंस के पैसे मिले, या फिर दूसरा कोई भी असेट मिला है, या फिर कोई दूसरा असेट मिला है, या फिर कोई दूसरा असेट मिला है। अब ये मेरा पेन है, बहुत अमूल्य पेन है, मेरे को बहुत प्यारी है पेन से, और ये पेन का मैंने इंश्योरेंस कर दिया, और इंश्योरेंस के बाद उन्होंने मेरे को यही पेन दे दिया पूरा, कहीं से लाके, कहीं से बना के यही पेन मेरे को लाके दे दिया। तो ये मेरे को पेन मिला, ये पेन मिला है मुझे अब, तो यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मिला मेरे को, इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं मिला मेरे को, यहाँ पे पेन मिला है। तो पेन मिलने के बाद यहाँ पे जो डीम फुल कंसिडरेशन है, फुल कंसिडरेशन जो है, यहाँ पे जो वैल्यू मिला है मेरे को, अगर अमाउंट में मिलता तो वैल्यू, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, यहाँ पे जो है, सॉरी ट्रांसफर बोला, यहाँ पे रिसिप्ट आ जाएगा, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, जो फेयर मार्केट वैल्यू असेट का जो मिल रहा है मेरे को, उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, या फिर जो वैल्यू मिला है मेरे को पैसे में, तो वो अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे, वो अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर, ये सारे पॉइंट सेम रहेंगे यहाँ पे। पर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो अपने को पैसे मिले हैं, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो आया है, ये मैं नोट्स में पूरा लिख के फिर से डालूंगा, ये कट हो गया है, कुछ तो भी एरर आया। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू जो असेट का मेरे को मिला है, उस असेट का अपन फेयर वैल्यू लेंगे और उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। तो ये अपना हो गया स्पेशल केस का पॉइंट, जहाँ पे अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो पैसा मिला है अपने को, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट जो मिला है अपने को, उसके बेसिस पे अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। उसके बाद में उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसका भी क्वेश्चन दिया है शायद आपके मॉडल में, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ जाएगा, जो अपना बुक वैल्यू है वो आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अपन जो रिसिप्ट मिली वो आ जाएगा, और अपन इसका गेन निकालेंगे, कैपिटल गेन निकालेंगे। तो ये हो गया इंश्योरेंस रिसिप्ट का। इंश्योरेंस रिसिप्ट जो अपना दिया है 45(1)(a) के सेक्शन में, 45(1)(a) सेक्शन में अपने को दिया है इंश्योरेंस रिसिप्ट। कोई भी प्रकार का कैपिटल असेट अपने डैमेज हो गया और उसके बदले में अपने को इंश्योरेंस के पैसे मिले, या फिर कोई असेट मिला, दूसरा असेट मिला, तो अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में उसका वैल्यू लेंगे, या फिर जो असेट मिला है उसका फेयर मार्केट वैल्यू अपन कंसिडर करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू उसका अपन कंसिडर करेंगे। समझ में आया क्या? उसके बाद में चलो यहाँ तक रोक देते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है आगे के, ये बड़े बड़े कंसेप्ट है, अच्छे कंसेप्ट है, इसको टाइम लगेगा अपने को। देखो कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये भी अच्छा कंसेप्ट है, तो अपन ये नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।